ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास बेटा, जहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो प्रोजेक्टर्स के बारे में कुछ बातें करी थी। और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस है जो आज हम लोग को डिस्कस करनी है, दैट इज़ इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, तो हमारे पास बेटा सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे पास प्रिंटर्स दो तरह के हैं। ठीक है, हमारे पास प्रिंटर्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं बेटा उसको हम लोग कहते हैं इंक जेट प्रिंटर्स, और दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज़ लेज़र प्रिंटर्स। ठीक है, तो हम लोग को इन दो कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स को डिस्कस करना है। हम लोग इन दो कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, अच्छा, इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में क्या डिटेल है हमारे पास कि ये बेसिकली वो प्रिंटर्स हैं जो हमारे पास होम्स और स्मॉल ऑफिस के अंदर बेटा यूज़ होते हैं फॉर प्रिंटिंग लेस वॉल्यूम ऑफ पेपर्स। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास लेस वॉल्यूम ऑफ पेपर्स को प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो इंकजेट प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये इसलिए लेस वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इंकजेट प्रिंटर की ना एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी भी है और एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स की ना प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होने का मतलब ये कि जैसे जो कलर्ड प्रिंट्स है ना वो इंकजेट प्रिंटर्स के काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन मसला है कि इंकजेट प्रिंटर्स ना बड़े बड़े स्लो होते हैं, मतलब आराम 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 से प्रिंटिंग होती है उसके अंदर। तो ये एक ड्रॉबैक भी है और एक हमारे पास एक अच्छा ये भी है, गुड फॉर इमेजेस जो है ना वो इमेजेस प्रिंट करने के लिए अच्छा है। अगर कोई कलर्ड इमेज है तो उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब कैसे होता है इसके अंदर काम। रोलर्स आर यूज्ड टू मूव द पेपर थ्रू आउट द पेपर व्हाइल द प्रिंट हेड कंसिस्ट ऑफ नोजल स्प्रे इंक इनटू ऑनटू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है, जरा ये एक डायग्राम से हम लोग ये बात समझते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए कि लेट्स से मेरा ना पेज है। ठीक है, हाँ, लेट्स से मेरा ये पेज है। ठीक है, तो इसके ऊपर ना समवेयर इस तरह से ना एक प्रिंट हेड होगा। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ये एक प्रिंट हेड है। ठीक है, और इस प्रिंट हेड में क्या होगा कि यहाँ पे ना कोई समझ लो इस तरह से ना कोई एक वो लगा होगा, नोजल टाइप का लगा हुआ होगा। तो रुको मैं ज़रा डायग्राम तुम लोग के लिए बना दूँ ताकि तुम लोग को समझ आए चीज़। तो समझ लो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक प्रिंट हेड है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो बेसिकली जो ग्रीन वाला है ना इसको हम लोग कहते हैं लेट्स से प्रिंट हेड। ठीक है, और जो हमारे पास ये ब्लू वाला है ना इसको मैं कहता हूँ कि ये क्या है, मेरे पास नोजल है। ठीक है, तो ये नोजल क्या करेगा, बेसिकली इंक स्प्रे करेगा। अब होगा क्या, ये मेरे पास ये मेरा पेज था जो मैंने रेड से बनाया, ये मेरा क्या था बेटा, पेज था। अब होगा क्या कि जब हमारे पास पेज अंदर आएगा ना प्रिंटर के, तो ये प्रिंट हेड इसी तरह से इसी पोजीशन के अंदर स्टिक मतलब लगा हुआ होता है। प्रिंट हेड मतलब ऊपर ही फिक्स है यहाँ पे। ये नोजल क्या करेगा, ये नोजल जो है ना वो प्रिंट हेड क्या करेगा, इसको जो है ना नोजल को आगे पीछे मूव करेगा। मतलब ये नोजल जो है ना वो इस तरह से मूव करेगा। ये नोजल इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, वहाँ तक जाएगा, पूरे पेपर प्रिंटिंग करेगा, वापसी फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर नोजल वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, प्रिंटिंग करेगा, फिर ये वापसी नोजल यहाँ तक आ जाएगा। फिर नोजल आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, प्रिंटिंग करेगा और ये नोजल वापसी आ जाएगा। तो नोजल क्या करता है, नोजल ना बेसिकली प्रिंट हेड के अंदर ना मूव कर रहा होता है, और उसको मूव कराने के लिए हमारे पास दो चीज़ें इस्तेमाल होती है। एक चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रिंट हेड को मूव कराने के लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक हमारे पास प्रिंट हेड नहीं, सॉरी, जो हमारे पास ये जो नोजल है इसको मूव कराने के लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती है। एक स्टेपर मोटर होती है और एक हमारे पास बेल्ट होता है। वो क्या करता है, प्रिंट हेड के अंदर जो हमारे पास नोजल होता है ना, नोजल को क्या करता है, मूव करता है आगे पीछे। ठीक है, अक्रॉस द पेपर, साइड बाय साइड। अच्छा, अब ये चीज़ ज़रा समझना ज़रूरी है कि भाई लेट्स से तुम्हारे पेपर के ऊपर ना तुम्हें यहाँ प्रिंटिंग, अब नोजल तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास यहाँ मूव कर रहा है ना, पहले यहाँ जाएगा फिर वापसी यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि नोजल तो सिर्फ यहाँ प्रिंटिंग करेगा, मतलब यहाँ जो भी चीज़ कैरेक्टर्स होंगे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब तुम्हें अगर लेट्स से यहाँ पे प्रिंटिंग करनी है तो क्या होगा, फिर ये होता है कि हमारे पास जो पेपर है ना बेटा, इस पेपर को आगे मूव किया जाता है। ये पेज जो है ना वो आगे मूव किया जाएगा। फिर क्या करेगा भाई, ये जो नोजल था हमारा ये अब क्या करेगा भाई, ये साइड बाय साइड वापसी मूव करेगा, यहाँ प्रिंटिंग करेगा, वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा भाई, पेज को थोड़ा सा और ऊपर मूव किया जाएगा। फिर वापसी हमारे पास जो हमारा नोजल था ये वापसी यूं जाएगा, ये प्रिंट करेगा कैरेक्टर्स और ये अपनी जगह पे वापसी आ जाएगा। फिर क्या होगा कि पेज थोड़ा सा और आगे मूव किया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा वापसी जो है ना नोजल क्या करेगा, वो जाएगा अक्रॉस, प्रिंट हेड के अक्रॉस जाएगा साइड बाय साइड। ठीक है, और प्रिंटिंग करेगा और हमारे पास जो है ना वो वापसी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास है ना वो पूरा जो है वो पेज, उसके ऊपर जो है ना वो कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके ऊपर जो भी हमने चीज़ प्रिंट करने के लिए दी थी वो प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखना है हम लोग जरा बात समझते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग ये बोलते हैं भाई, there are rollers in inkjet printers which are used to move the paper throughout the printer while the print head consists of नोजल स्प्रे इंक ऑन टू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो रोलर्स हैं बेटा, वो रोलर्स कौन सा काम कर रहे हैं, इस पेज को आगे मूव करने वाला काम रोलर्स कर रहे हैं। वो रोलर्स क्या कर रहे हैं कि पेज को आगे मूव किए जा रहे हैं, आगे मूव किए जा रहे हैं, आगे मूव किए जा रहे हैं। और जो हमारे पास जो प्रिंट हेड है ना,
जो प्रिंटर के अंदर जो हमारे पास प्रिंट हेड है वो क्या करता है, वो नोजल कंटेन करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारे पास ये प्रिंट हेड है और प्रिंट हेड के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक नोजल लगा हुआ है। वो नोजल क्या करता है बेसिकली, वो क्या करता है हमारे पास कि इंक स्प्रे करता है पेपर के ऊपर ताकि वो कैरेक्टर्स फॉर्म करे। तो जहां जहां हमारे पास जो जो कैरेक्टर बना हुआ था वहां पे वो क्या करेगा, नोजल इंक स्प्रे करेगा। ठीक है, इंक स्प्रे करने के बाद क्या करेगा भाई, जो भी स्टेपर मोटर और हमारे पास बेल्ट है ना, वो क्या करेगा, प्रिंट हेड के अंदर जो नोजल है ना, जो नोजल साइड बाय साइड जा रहा था, इधर जा रहा था फिर वापसी इधर आ रहा था, फिर इधर जा रहा था फिर वापसी इधर आ रहा था। तो ये वाला जो काम, इसको आगे पीछे जो नोजल को मूव करने वाला काम है ना, प्रिंट हेड के अंदर जो नोजल को साइड बाय साइड मूव करने वाला काम है, ये हमारे पास बेटा स्टेपर मोटर और बेल्ट करता है। ठीक है, और स्टेपर मोटर और बेल्ट साइड बाय साइड मूव करने के बाद क्या करता है कि हमारे पास ये जो सारा काम हो रहा है, ये दो टेक्नोलॉजी के तहत हो रहा है, जिनको हम लोग दो नाम दे सकते हैं। एक हमारे पास नाम है उस टेक्नोलॉजी का थर्मल बबल टेक्नोलॉजी, और दूसरा हमारे पास नाम है बेटा पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तुम लोग को पता होना चाहिए पेपर के अंदर कि हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर्स है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, थर्मल बबल टेक्नोलॉजी और पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस तरह से काम करती है, तो हमें दो टेक्नोलॉजी का नाम पता होना चाहिए, एक थर्मल बबल और दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि थर्मल बबल और पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी स्प्रेइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई ड्रॉपलेट्स किस तरह से स्प्रे होंगे, स्टेपर मोटर बेल्ट उसको आगे पीछे कैसे मूव करेगा, प्रिंट हेड के अंदर किस तरह से नोजल्स आगे पीछे मूव होंगे, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इन प्रिंटर्स की खासियत ये कि भाई ये हमारे पास लेस नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, अब जब तुम्हारी इंक बेसिकली कैरेक्टर्स किस तरह से फॉर्म करती है, इंक को ना बेटा हीट किया जाता है। जो तुम्हारे पास नोजल के अंदर जो इंक होती है ना, उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसको जो है ना, वो एक बबल के अंदर एक्सपैंड होती है। वो जब वो हीट करता है आप उसको, तो एक बबल के अंदर जो है ना वो एक्सपैंड करती है। जब वो बबल के अंदर एक्सपैंड करती है तो उस बबल को जो है ना वो पुश किया जाता है थ्रू द नोजल। ठीक है, और फिर वो पेपर के ऊपर आता है, और जैसे पेपर के ऊपर आता है तो वो कैरेक्टर फॉर्म कर देते हैं, जो कैरेक्टर हमने जब प्रिंट करते हुए जब हम लोगों ने सेंड किया था उसको प्रिंट कंप्यूटर से, तो जो कैरेक्टर बनाना था वही कैरेक्टर जो है ना फिर बन के आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी बात पता होनी चाहिए कि भाई जो हमारे पास प्रिंटर के अंदर जो पेजेस होते हैं ना, वो हमारे पास पेपर फीड के अंदर होते हैं। जो पेपर फीड क्या करता है कि प्रिंटर को पेजेस सप्लाई करता है जितने जितने पेजेस की उनको नीड होती है। अब अगर लेट्स से मैंने प्रिंटर के ऊपर 5 पेजेस की प्रिंटिंग रखी है, तो वो क्या करेगा, पेपर फीड उसको 5 पेजेस सप्लाई करेगा। अगर मैंने लेट्स से कंप्यूटर के अंदर 10 कॉपीज करने के लिए रखी है, तो भाई वो क्या करेगा, उसको 10 पेजेस सप्लाई करेगा। सो बेसिकली पेपर फीड का काम ये होता है कि वो प्रिंटर को पेजेस सप्लाई करता है। तो हम लोगों ने ये इंकजेट प्रिंटर्स का हम लोगों ने पूरा प्रोसेस सीखा बेटा। इसके अंदर हम लोग को सबसे पहला एडवांटेज पता होना चाहिए। एडवांटेज क्या है भाई हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स की? सबसे पहला एडवांटेज ये कि दे प्रोड्यूस लेस नॉइस, उनके अंदर नॉइस जो है ना वो कम प्रोड्यूस होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, दे आर गुड फॉर प्रिंटिंग इमेजेस, इमेजेस प्रिंट करने के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर्स जो हम लोगों ने बात करी कि इसकी हाई क्वालिटी होती है। और थर्ड चीज़ क्या है कि भाई इसके अंदर कोई वार्म अप टाइम नहीं है और रीजनेबली फास्ट है। और वार्म अप टाइम का क्या मतलब होता है कि अब बहुत सी डिवाइसेस इस तरह की होती है, अगर बड़े बड़े प्रिंटर अगर तुम लोग फोटो कॉपीज देखो ना, तो उनको जब आप स्टार्ट करते हो तो उनको 10 से 15 मिनट तो इनिशियलाइज होने में लगते हैं। मतलब उनको जो है ना वो स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। उनका सेटिंग्स पहले वापसी रिस्टोर होती हैं, वो इनिशियलाइज होते हैं, वो जो है ना इसके बाद मतलब बटन दबाने के बाद 10-15 मिनट तक वो ऑन होते रहते हैं। और उसके बाद ऑन होने के बाद आप जो है ना उसके ऊपर कोई ना कोई प्रिंट भेज सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा वार्म अप टाइम। वार्म अप टाइम का मतलब क्या है कि भाई वो स्टार्ट होगा और वो फर्स्ट प्रिंट निकालने तक जो उसको टाइम लग रहा है ना, ऑन होने से लेकर फर्स्ट प्रिंट निकालने तक जो उसको टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं बेटा वार्म अप टाइम। तो बेसिकली जो इंकजेट प्रिंटर्स है ना, उनके अंदर कोई वार्म अप टाइम नहीं है। आपने बटन दबाया, वो स्टार्ट हो गया, आप फौरन से करके ठक करके आप प्रिंट भेज दो तो वो प्रिंट निकाल देगा। तो ये हमारे पास है एक फायदा कि भाई इसके अंदर कोई वार्म अप टाइम नहीं है और रीजनेबली फास्ट है। मतलब स्टार्ट होने में तेज है, इनिशियलाइजेशन नहीं लेता, काफी टाइम नहीं लेता सेटिंग्स रिस्टोर करने के लिए। वेयर एज ऑन द अदर हैंड हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है बेटा? पहला डिसएडवांटेज ये कि दे आर नॉट सूटेबल फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग। ये हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि यार ये एक पेज जो है ना प्रिंट करने में काफ़ी टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन एक पेज प्रिंट करने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो अगर मेरी ऑफिस है जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंट्स चाहिए भाई रेगुलरली, तो उसके अंदर जो है ना हम लोग इंकजेट प्रिंटर का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? देयर मूवेबल हेड इज प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इसका मूवेबल हेड है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो हेड है जो जिसके अंदर नोजल मूव कर रहा है, तो भाई ये हो सकता है कि भाई ये एक जब नया नया हो प्रिंटर तो बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है भाई, आगे पीछे बड़ा स्मूथ होगा। लेकिन ऐसा टाइम आएगा ना भाई थोड़े टाइम बाद कि इसके अंदर डस्ट भी आएगी, उसके अंदर हो सकता है भाई कुछ इंक के ड्रॉपलेट्स फंस जाए या कुछ इस तरह से हो सकता है कि भाई कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ अटके उसके अंदर। क्योंकि भाई जो चीज़ मूव करती है वो प्रोन होती है टू क्लॉगिंग एंड डैमेज। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ मूव करती है ना उसके अंदर एक खदशा होता है हमेशा कि भाई वो जो है ना वो फंस सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई
खराबी आ गई तो भाई वो फंस जाएगी, हो सकता है भाई वो डैमेज हो जाए मूव करते करते, भाई इतना ज़्यादा मूव करेगी, हो सकता है गर्म होकर भाई वो ख़राब हो जाए वो चीज़, ठीक है। हो सकता है इसका मूवेबल हेड जो है ना भाई वो इतना स्मूथ ना रहे, यानी इसका प्रिंट हेड इतना ज़्यादा स्मूथ ना रहे कि भाई नोजल जो है ना वो मूव कर सके, ठीक है। इसके अंदर ऑयलिंग ना हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ होती है, जब बेटा कोई चीज़ मूव करती है ना, कोई चीज़ मैकेनिकल होती है, तो उसके अंदर बड़ी चीज़ सारी चीज़ आती है भाई, खराबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, द मूवेबल हेड इज प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा एडवांटेज है। थर्ड हमारे पास क्या है कि देयर रिप्लेसेबल इंक कार्ट्रिजेस आर एक्सपेंसिव। रिप्लेसेबल इंक कार्ट्रिजेस का क्या मतलब है हमारे पास, क्या हमारे पास जो इंक की कार्ट्रिज होती है ना, जिसके अंदर हमारी इंक स्टोर्ड होती है। अब कार्ट्रिज कुछ इस तरह की होती है हमारे पास, ठीक है। इस तरह की हमारे पास कुछ कार्ट्रिज होती है, ठीक है, जिसके अंदर ना अलग अलग इंक स्टोर्ड होती है, सही, अलग अलग कलर्स की इंक स्टोर्ड होती है। तो जो इंक्स होती है ना हमारे पास जो स्टोर्ड होती है उसके अंदर, वो कार्ट्रिज के अंदर स्टोर्ड होती है। तो ये जो रिप्लेसेबल कार्ट्रिज है इंक की, ये बड़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा कलर्स कंटेन करती है, और बड़ी ओरिजिनल कार्ट्रिज आप लेने जाओगे ना तो बड़ी महंगी पड़ेगी आपको। हाँ, सस्ती कार्ट्रिज लेने जाओगे बाजाबाद वगैरह से मिल जाती है। तो जो लोकल कार्ट्रिज होती है वो से थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन अगर मेरे पास HP का प्रिंटर है, मैं उसके अंदर HP की ओरिजिनल कार्ट्रिज फिट करना चाहूँ तो वो बड़ी महंगी होती है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड डिसएडवांटेज था कि रिप्लेसेबल इंक कार्ट्रिजेस आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने इंकजेट प्रिंटर्स देखा। अब हम लोग जरा मूव करते हैं लेजर प्रिंटर्स की तरफ कि हमारे पास लेजर प्रिंटर्स है ना वो प्रिंटिंग किस तरह से करते हैं। अब लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग समझने के लिए जाना, वो हम लोग को एक जो है वो देखना पड़ेगा, एक इमेज देखनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने वो इमेज ले आता हूँ। तो मैं आपके लिए जो है ना वो यहाँ पे एक पिक्चर ले आया हूँ, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इजीली जो है ना हम लोग अब लेजर प्रिंटर्स को जरा प्रोसेस सीखते हैं। तो आज जरा पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, दैट यूजुअली यूज इन ऑफिसेज वेयर बल्क वॉल्यूम प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। अब बल्क वॉल्यूम प्रिंटिंग का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्क वॉल्यूम प्रिंटिंग, लेकिन अब जैसे लेजर प्रिंटर्स भी बड़े अच्छे आते हैं, और एक आते हैं भाई छोटे वाले जो आप नॉर्मल ऑफिस प्रिंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो, और एक ऐसा आता है जो भाई आप लोग के नोट्स वगैरह हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हो, तो वो बहुत बड़े वाले लेजर प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। खैर मोर और लेस टेक्नोलॉजी सबके अंदर सेम होती है, तो हम लोग जरा उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप लेजर प्रिंटर का यूज़ करते हो, खैर ये इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर भी होता है, कि हम लोग जब भी कोई प्रिंटर का बेटा यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग को सबसे पहले ना क्या करना पड़ता है कि वो प्रिंटर का ड्राइवर जो है ना वो अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो प्रिंटर का ड्राइवर जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो हम लोग कोई भी पेज या कोई भी जो है ना वो डॉक्यूमेंट प्रिंटर को भेज ही नहीं सकते प्रिंटिंग के लिए। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग को प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि ये चीज़ इंश्योर करता है कि डाटा एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए कि भाई लेजर प्रिंटर उसको समझ सके, ठीक है। बेसिकली हम लोग जब प्रिंट भेजते हैं ना, तो हमारा प्रिंटर तो नहीं समझ सकता ना भाई क्या करना है, क्या काम करना है, भाई कौन सा पेज कैसे प्रिंट करना है, कौन सा पेज डबल साइड प्रिंट करना है, सिंगल साइड प्रिंट करना है, पेज के कहाँ तक प्रिंट करना है, पेज कहाँ खत्म हो जाएगा, पेज कहाँ शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रिंटर नहीं समझ सकता ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जो कि उसको ये बातें समझाता है कि भाई तुम्हें प्रिंटिंग करनी किस तरह से है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, जो कि बेसिकली ये चीज़ इंश्योर करता है कि डाटा एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर हो कि लेजर प्रिंटर समझ सके उस फॉर्मेट को, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जब हम लोगों ने प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाटा लेजर प्रिंटर को भेजते हैं। तो वो टेम्परेली बेटा कहाँ स्टोर होता है, वो प्रिंटिंग बफर के अंदर या प्रिंटर बफर के अंदर स्टोर होता है। वो प्रिंटर बफर क्या होता है कि लेट्स से तुमने 4 डॉक्यूमेंट भेज दिए, ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स तुमने भेजे कंप्यूटर से प्रिंटर को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे कहाँ स्टोर हो जाएंगे भाई, प्रिंटर बफर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। कि भाई लेट्स से सबसे पहला कौन सा प्रिंट निकाल रहा है, वो फर्स्ट वाला निकाल रहा है ना, तो जैसे ही फर्स्ट वाला हो जाएगा इसके बाद सेकंड वाला जाएगा प्रिंट पे, तो बाकी फिर ये 2 बफर में रहेंगे। फिर जब सेकंड वाला हो जाएगा फिर थर्ड जाएगा, तो फिर ये वाला बफर के अंदर होगा, और फिर अब इसके बाद फोर्थ वाला जाएगा। तो बफर का मतलब है कि भाई एक के बाद एक सीक्वेंस पे जाना वो स्टोर हुए होते हैं, कि भाई पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंटर बफर। अब सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक प्रिंटर ड्रम होता है इसके अंदर, एक देखो अगर आप, तो ये लेजर प्रिंटर का हमारे पास ना इस तरह से एक नक्शा है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये ना हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा ये चीज़, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रिंटर ड्रम। इसको हम क्या कहते हैं, अपना ड्रम कहते हैं, ठीक है, प्रिंटर का। तो ये जो ड्रम होता है ना बेटा, इसके अंदर ना, इसके ऊपर ना हमें पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। इस ड्रम के ऊपर क्या किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो दिया जाता है। सो लेट्स से ये पूरा ड्रम जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस से जो है ना वो कोट कर दिया जाएगा। मतलब इसका ये है मतलब कि भाई पूरे ड्रम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ज़रा मैं जल्दी से ना पॉजिटिव चार्ज बना दूँ ताकि तुम लोग की समझने के लिए जो ना वो ईजी हो जाए। सो लेट्स से ये पूरा ड्रम है, इसके ऊपर क्या हो गया भाई, पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका है अब हमारे ड्रम के ऊपर। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया है
तो जब ये प्रिंटिंग ड्रम रोटेट करेगा ना, देखो तुम लोग यहाँ पे कि ये जो ड्रम है ना ये पूरा रोटेट करता है, मतलब ये साइड बाय साइड क्या करता है, पूरा का पूरा घूमता है। जब ये ड्रम घूमेगा तो जो है ना एक लेजर स्कैन होती है इसके अक्रॉस इट। अब लेजर कहाँ से स्कैन होगी, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो तुम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लेजर स्कैनिंग यूनिट है। वो क्या करता है कि यहाँ से जो ना बेटा वो एक लेजर स्कैन करता है। यहाँ पे देखो अगर तुम, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि वो जो ड्रम है इसके ऊपर एक लेजर स्कैन हो रही है। जब ये लेजर स्कैन होती है तो ये क्या करती है, पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ पे हम लोग ने अभी डाले थे ना सारे पॉजिटिव चार्जेस, उनको क्या करेगी, उनको कुछ जगहों से उन पॉजिटिव चार्जेस को हटा देगी, मतलब सर्टेन एरिया से ना उन पॉजिटिव चार्जेस को हटा देगी। अब सर्टेन एरियाज ऐसे ही नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक जगहों से पॉजिटिव चार्जेस को हटाएगी। फिर क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड एरियाज जो है ना वो प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। अब जहां से इसने पॉजिटिव चार्ज हटाया, लेट्स से एक मिसाल देता हूँ तुम लोगों को कि भाई यहाँ से ना इसने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, ये देखो यहाँ से ना यहाँ से ना इसने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, ठीक है, यहाँ से इसने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया। और यहाँ पे लेट्स से ये लिखने वाला था भाई डांगरा, लेट्स से डी, जिसका मतलब है डांगरा डिकोडेड, ठीक है। तो हमें ये लिखना था, तो इसने क्या करा कि भाई इसने जो है ना वो यहाँ से क्या करा कि सारा हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जहाँ से इसने पॉजिटिव चार्ज रिमूव करा है तो इससे क्या होगा ज़रा अभी हम देखते हैं। ओह चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा अब सीन क्या हुआ, हम लोगों ने अभी तक ये बात समझी कि भाई सबसे पहले क्या हुआ कि प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर हमारे पास हमने सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज डाल दिए थे। इसके बाद जैसे ही प्रिंटिंग ड्रम रोटेट हुआ तो लेजर ने लाइट स्कैन करी इसके ऊपर, और लेजर ने जब स्कैन करी अपनी लेजर तो उसने क्या करा कि पॉजिटिव चार्जेस को रिमूव कर दिया। पॉजिटिव चार्जेस रिमूव करने के बाद उसने क्या करा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस डाल दिए। तो जहाँ जहाँ पे मेरा डी और जहाँ जहाँ पे मेरा कैरेक्टर्स लिखे होंगे ना, जो मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करने थे, तो उस जगह पे बेटा क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। जैसे डी 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 डी, जहाँ जहाँ मेरे पास डांगरा डिकोडेड लिखा हुआ है ना, वहाँ पूरे जो मतलब इस तरह से ना नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। जैसे मैंने यूं डी लिखा हुआ है ना, तो ये नेगेटिव चार्जेस इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। मेरी ड्राइंग बहुत छोटी है तो मैं इसके ऊपर इतने ज़्यादा प्रिसिजन से नहीं बना पा रहा, लेकिन डांगरा के लिए डी के लिए जो है ना वो क्या करेगा, उस तरह से पूरे जो है ना नेगेटिव चार्जेस से वो डी बना देगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज्ड एरियाज वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे जहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर्स प्रिंट होने वाले होंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है दीज मैच एग्जैक्टली विद द टेक्स्ट एंड इमेजेस टू बी प्रिंटिंग। जहाँ पे तुम्हारी प्रिंटिंग करनी है वहाँ पे वो नेगेटिव चार्जेस है ना वो इंड्यूस कर देगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि द प्रिंटिंग ड्रम इज कोटेड एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड टोनर। अब टोनर का क्या मतलब है, अब तुम लोग यहाँ पे देखो तो बेटा तुम लोग को दो चीजें दिखेंगी, एक टोनर कार्ट्रिज और एक टोनर रोलर। अब टोनर क्या चीज है टोनर का बेसिकली मतलब है पाउडर्ड इंक, ठीक है, इंक जो कि पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो टोनर क्या करेगा कि तुम्हें टोनर रोलर दिख रहा है और तुम्हें टोनर कार्ट्रिज दिख रही है, ठीक है। तो टोनर क्या करेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, मतलब जो इंक जो पाउडर्ड इंक है ना वो पॉजिटिव चार्ज वाली होगी। तो जब पॉजिटिव चार्ज वाली इंक बेटा इस रोलर के थ्रू, ये रोलर क्या कर रहा है कि भाई ये भी चीज घूम रही है और ये रोलर भी ना घूम रहा होता है, इस तरह से रोटेट कर रहा होता है। तो अभी दोनों चीजें रोटेट कर रही होती है तो क्या होता है कि इसके ऊपर ना ये देखो जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना क्या होगा कि भाई ये ना इंक जो है ना वो पाउडर्ड इंक जो है ना उसके ऊपर फेंकना शुरू हो जाएगा, मतलब इस प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर जो है ना वो पाउडर्ड इंक फेंकना शुरू हो जाएगा। और तुम्हें ये बात बता कि भाई पाउडर्ड इंक जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर है, मतलब जो टोनर है, टोनर का मतलब पाउडर्ड इंक जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज में। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो बेटा यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो क्या होगा कि जब पाउडर्ड इंक इसके ऊपर आएगी तो वो तो रिपेल करेगी, वो तो अट्रैक्ट ही नहीं होगी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये बात पढ़ी है कि बेटा जब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कभी भी नहीं होता, वो क्या होता है, रिपेल करता है। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। लेकिन तुम देखो जहां पे डांगरा डिकोडेड लिखा हुआ है, जहां पे ये डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारी इंक है पाउडर्ड इंक, जो हमारे पास टोनर है, वो हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो होगा क्या कि जहां जहां नेगेटिव चार्ज है ना वहां पे पाउडर्ड इंक ना क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब वहां पे ना चिपक जाएगी वो पाउडर्ड इंक। जब वहां पे चिपक जाएगी तो समझ लो कि भाई मिट्टी नहीं कभी कभी चिपक जाती है हमारे पाँव से, तो उस तरह से जो है ना ये पाउडर्ड इंक चिपक जाएगी उस इस पूरे ड्रम के ऊपर जहां जहां हमें ना लेटर्स और कैरेक्टर्स ना प्रिंट करने होंगे। अब क्या होगा इसके बाद ये बोलता है दिस देन स्टिक्स द नेगेटिवली चार्ज पार्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग ड्रम। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जो पाउडर्ड इंक है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर ना यू करके चिपक जाएगी। चिपक जाने के बाद क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड शीट ऑफ पेपर जो है ना वो रोल की जाएगी। अब देखो यहाँ पे तुम लोग कि यहाँ से जो ना पेपर जा रहा है हमारा, ये देखो हमारे पास ये था पेपर की ट्रे थी, ठीक है। पेपर की ट्रे से ना देखो ये पेपर जाएगा यूं, ठीक है, पेपर पिकअप रोलर है, ठीक है, यहाँ से जाएगा पेपर यूं, और जब ये पेपर इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा भाई, इसके ऊपर पूरा का पूरा घूमेगा। जब ये पूरा का पूरा घूमेगा पेपर, तो होगा क्या कि पेपर कौन से चार्ज में बेटा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज में, हमारा शीट ऑफ पेपर किस चार्ज में, नेगेटिव चार्ज के अंदर है।
तो जब नेगेटिव चार्ज पेपर जब हमारे पास इसके ऊपर घूमेगा तो तुम्हें पता है कि टोनर किस चार्ज के अंदर है, अभी पॉजिटिव चार्ज के अंदर थी। टोनर जो थी हमारे पास कौन से चार्ज के ऊपर थी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर थी। और हमारे पास नेगेटिवली चार्ज शीट थी, वो क्या थी हमारे पास बेटा, वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और जहां जहां हमारी वो जो पाउडर्ड इंक जैसे यहाँ पे लगी हुई थी ना, यहाँ पे पाउडर्ड इंक थी हमारे पास, तो जो पाउडर्ड इंक है ना बेटा, ये कहाँ चिपक जाएगी, ये पेपर के ऊपर चिपक जाएगी। अब इंक तो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है ना, पेपर के ऊपर चिपक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पेपर बाहर आएगा इसी फॉर्म के अंदर, तो मैं इसको अगर झाड़ूंगा तो इंक झड़ भी जाएगी, क्योंकि वो तो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो इस वजह से इस इंक को जब हमें परमानेंट चिपकाना होता है ना बेटा इसके ऊपर, हमें जब इसको बॉन्ड करना होता है, तो क्या किया जाता है कि टोनर जो होता है ना प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर, उसको ट्रांसफर तो क्या जाता है पेपर के ऊपर, लेकिन उस पेपर को जो है ना फिर हम लोग जब वो प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर से रोटेट करता है पेपर, तो देखो तुम कि ये एक फ्यूजर यूनिट के थ्रू पास करता है। देखो ये फ्यूजर यूनिट है एक, तो इस जो है ना फ्यूजर यूनिट के थ्रू पास करेगा पेपर। और ये फ्यूजर यूनिट क्या करेगा कि जो हमारे पास इंक थी ना इसको मेल्ट करेगा, जो हमारे पास पाउडर्ड इंक थी इसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद इसको जो है ना परमानेंटली पेपर के ऊपर चिपका देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या प्रोसेस सीखा बेटा कि हमारे पास सबसे पहले जो ड्रम है ना, इस पूरे ड्रम को पॉजिटिव में कोट किया जाएगा, और फिर क्या करेंगे, लेजर स्कैन करके हम लोग कुछ जो है ना पॉजिटिव एरियाज को रिमूव कर देंगे। वो पॉजिटिव एरिया सिर्फ वहीं से रिमूव होंगे जहां पे हम लोग को लेटर्स और कैरेक्टर्स जो है ना प्रिंट करने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा कि जहां जहां हम लोग के कोई लेटर्स कैरेक्टर्स प्रिंट होने वाले हैं, वहां वहां हमारे पास नेगेटिव एरियाज जो है ना वो क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव एरियाज जो है ना वो रीजन नेगेटिव हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस होने के बाद क्या होगा कि टोनर को जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस के अंदर कोट किया जाता है, और टोनर को किया जाता है बेटा, वो आपके प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर जो है ना वो थ्रो किया जाता है, मतलब उसको चिपकाया जाता है टोनर को। जब टोनर जाता है आपके प्रिंटिंग ड्रम के ऊपर, तो जहां जहां भाई नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि टोनर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में थी, तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां वहां जो है ना हमारा टोनर चिपक जाएगा, और जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से टोनर जो है ना वो रिपेल करेगी और वहां पे चिपकेगी ही नहीं। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होगा कि हमारे पास हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड शीट ऑफ पेपर को हम लोग रोल करेंगे यहाँ पे। तो जब नेगेटिवली चार्ज शीट ऑफ पेपर जब इसके ऊपर रोल करेगा पूरा, तो क्या होगा कि भाई नेगेटिव चार्ज शीट थी हमारे पास, और टोनर हमारे पास क्या था बेटा, पॉजिटिव था। तो जब नेगेटिव शीट ऑफ पेपर और टोनर जो पॉजिटिव था, वो जब दोनों आपस में बॉन्ड करेंगे, तो क्या होगा भाई, हमारी पाउडर्ड इंक जो है हमारे पेपर के ऊपर आ चुकी होगी। लेकिन क्योंकि अब इंक पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है, तो अगर वो मेरे पास ऐसी प्रिंट आ जाता तो मैं इसको झाड़ता तो वो झड़ जाती। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जब प्रिंटिंग ड्रम से यूं आता है हमारे पास पेपर, तो ये क्या होता है, हमारे पास एक फ्यूजर यूनिट के थ्रू पास होता है। ये आपको दिख रहा है फ्यूजर यूनिट। ये क्या करता है, हमारे पास जो पाउडर्ड इंक थी उसको मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद उसको बॉन्ड कर देगा पेपर के ऊपर, ताकि वो परमानेंटली बेटा फिक्स हो जाए हमारे पेपर के ऊपर। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस था ऑफ लेजर प्रिंटर। ठीक है, कि लेजर प्रिंटर हमारे पास प्रिंटिंग किस तरह से करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से हमारा लेजर प्रिंटर काम करता है। तो ये मैंने आप लोगों को आज पूरा प्रोसेस जो है ना वो लेजर प्रिंटर का सिखा दिया। ठीक है, तो ये इमेज सिर्फ आपकी एक रेफरेंस के लिए थी कि आपको ये प्रोसेस जरा आसानी से समझ आ जाए। तो अब हम लोग जरा देखते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ लेजर प्रिंटर। पहला एडवांटेज क्या हमारे पास लेजर प्रिंटर का, कि हाई क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस करता है। हाई क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है इसका, कि भाई इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट की हम बात करें, इमेजेस की प्रिंटिंग क्वालिटी ऐसी बात है इंकजेट प्रिंटर की अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह के अंदर बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि भाई ये बड़ा प्रिसाइज होता है ना, भाई चार्जेस से ज़्यादा प्रिसाइज होती चीज़। नोजल में क्या होता है कि भाई इंक थोड़ी बहुत फैल वैल भी जाती है, लेकिन इसके अंदर नहीं फैलती। दूसरा हमारे पास क्या है, इट प्रोड्यूसेस हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंट्स इन वेरी लिटिल टाइम। क्योंकि भाई लेजर प्रिंटर है ना, वो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तेज प्रिंटिंग करता है फॉरन से, एज कम्पेयर टू हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। तो ये जो है ना वो तेज है, फास्टर, स्पीडी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, इट्स कॉस्ट पर पेज इज चीपर। जिसकी कॉस्ट पर पेज आती है ना बेटा, वो हमारे पास चीपर आती है। क्यों, क्योंकि भाई ये बल्क वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो लेजर प्रिंटर के मुकाबले जो है ये हमें सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक लेजर प्रिंटर की बात करूँ ना, तो भाई इसकी जो एक कार्ट्रिज अगर फुल रिफिल होती है तो वो 2500-3000 प्रिंट निकाल देती है सुकून से, और कभी कभी होता है कि इससे ज़्यादा भी प्रिंट निकाल देती है। तो हमारे पास बेटा जो कार्ट्रिज होती है ना वो हमारे पास सस्ती पड़ती है, तो हमें लेजर प्रिंटर की जो है ना वो कॉस्ट पर पेज जो है ना वो चीपर आती है। फिर हमारे पास क्या डिसएडवांटेज, हमारे पास डिसएडवांटेज ये, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो भाई जगह ज़्यादा लेता है, जाहिर सी बात है। अगर मैं बहुत बड़े प्रिंटर की बात करूँ जो हमारे पास लेट्स से तुम लोग के नोट्स प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास बल्क वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर्स वाले लेके बैठे होते हैं, तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। लेजर प्रिंटर तो छोटा सा डेस्क के ऊपर भी आ जाता है, सॉरी इंकजेट प्रिंटर वो तो डेस्क के ऊपर भी आया था, लेकिन जो लेजर प्रिंटर्स हैं वो नॉर्मली जो है वो इंकजेट प्रिंटर से बड़े होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, द टोनर इज एक्सपेंसिव। टोनर इज एक्सपेंसिव का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये कि जो हमारे पास जो पाउडर्ड इंक जो आती है, इसकी टोनर बेटा एक्सपेंसिव होती है, ये हमें जो है ना वो खरीदना थोड़ी महंगी पड़ती है। ठीक है, अगर ख़राब हो जाए तो। और फिर हमारे पास क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव टू रिपेयर, क्योंकि भाई ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। बेसिकली ये जो है ना ये वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो है ना रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो है ना वो हमें कॉस्टली पड़ती है थोड़ी सी। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस है।
अब आते बेटा हम लोग 3D प्रिंटर्स के ऊपर। अभी तक जो हम लोगों ने प्रिंटर्स पढ़े वो हम लोगों ने 2D प्रिंटर्स पढ़े, अब हम लोग जरा पढ़ते हैं 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं। अब 3D प्रिंटर्स बेटा हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि बेसिकली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो एक्चुअली काम करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा भाई गाड़ियों के जो छोटे छोटे नट बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, बम्पर्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो हमारे पास 3D प्रिंटर प्रोड्यूस करता है। वो थोड़ी भाई हाथ से बनाई जाती है कि भाई नट बोल्ट हाथ से बनाया जा रहा है, तो नहीं होता ऐसा। हमारे पास क्या होता है कि हम लोग मटेरियल उसके अंदर लोड करते हैं। हमारे पास 3D प्रिंटर एक इस तरह समझ लो एक मशीन की तरह होता है जिसके अंदर हम लोग मटेरियल लोड करते हैं। जिस मटेरियल का हम लोग को सब्सटेंस कोई भी बनाना है, हम लोग मटेरियल लोड करते हैं, हम लोग उसके पावर सप्लाई करते हैं, इसको करंट देते हैं, तो वो क्या करता है हमारे पास 3D प्रिंटर जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि भाई नट बोल्ट्स हो गए, वॉशर्स हो गए, हमारे पास जो है ना वो छोटे छोटे स्क्रूज हो गए, ठीक है। तो इस तरह के जो मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे पास यूटिलिटी वाले होते हैं, जो मतलब बेसिकली जो गाड़ियों के छोटे छोटे हर पार्ट के अंदर, हर एक्सेसरी के अंदर लग रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना वो 3D प्रिंटर प्रोड्यूस करता है। बोलता है दे आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली किसके ऊपर भाई बेस्ड है, हमारे पास इंकजेट और लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि यही टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। इसको हम लोग बेटा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि भाई ये हमारे पास जो है ना वो लेयर बाय लेयर जो है ना वो काम करता है, ठीक है। लेयर बाय लेयर का मतलब क्या है कि लेयर बाय लेयर एक चीज़ को बिल्ड करेगा, मतलब एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, उस तरह से एक पूरी जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बोलते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर यूजिंग मटेरियल सच एज पाउडर्ड रेजिन। बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक पाउडर्ड रेजिन है, एक पाउडर्ड मेटल है, एक पेपर है, एक सेरेमिक है, जो उस मशीन के अंदर हम लोग लोड कर सकते हैं, वो मटेरियल यूज़ करके बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला यूज क्या है हमारे पास, द कवरिंग ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स कैन बी मेड टू एग्जैक्टली फिट द लिम्स। अब बहुत दफा ये होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ हादसा हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि घुटने चेंज करा लो। तो भाई घुटने चेंज करा लो का क्या मतलब है, एक नेचुरल चीज़ को आप एक रिप्लेस करें एक आर्टिफिशियल चीज़ से, और वो घुटना जो है वो आपका बिल्कुल मतलब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आपके आपके जो है ना वो लेग साइज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आपके वेट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो भाई वो जब स्पेशली ऑर्डर पर बनाया जाता है तो वो एक 3D प्रिंटर के थ्रू बनाया जाता है जो कि उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के थ्रू उस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास बेटा पहला यूज़ हो गया कि भाई प्रोस्थेटिक लिम्स, भाई घुटने, हड्डियाँ, कुछ जो होती है ना, जो हड्डियाँ आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, उंगलियाँ जो आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, तो लोगों की नाक वगैरह टूट जाती है, कोई प्लास्टिक सर्जरी होती है तो लोगों के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो हमारे पास 3D प्रिंटर्स के जरिए जो है ना बनाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या बेटा यूज़ हो सकता है हमारे पास 3D प्रिंटर का, वो ये है कि भाई एरोप्लेन्स वगैरह के जो है ना विंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई वो परफेक्ट एरोडायनामिक्स को जो है ना वो केटर करे कि भाई अगर एरोप्लेन फ्लाई करेगा तो कितने डायमेंशन के ऊपर कितना बड़ा विंग होना चाहिए, उसका जो है ना ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, उसकी जो है ना स्लोप किस तरह की होनी चाहिए। तो भाई वो हमारे पास प्रॉपर एक 3D प्रिंटर से बनाया जाता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई अगर ह्यूमन बनाता तो ह्यूमन ऊपर नीचे कर सकता था, ह्यूमन अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाता, लेकिन 3D प्रिंटर क्या बनाएगा, एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाएगा, एक परफेक्ट चीज़ बनाएगा जिसको आप प्रॉपर मेजरमेंट दोगे तो उसी मेजरमेंट के ऊपर बनेगी। तो हमारे पास विंग्स, जो गाड़ियों के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो एरोप्लेन्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, तो वो हमारे पास 3D प्रिंटर्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या हमारे पास 3D प्रिंटर के। सबसे पहला एडवांटेज ये है बेटा कि ये मिनिमाइज करता है वेस्ट, ठीक है। ये मिनिमाइज क्यों करता है वेस्ट, क्योंकि भाई अगर वही काम, अगर वही नट बोल्ट्स अगर वो बनाना शुरू कर दे, इंसान बनाना शुरू कर दे, या अगर एरोप्लेन के विंग्स अगर इंसान बनाना शुरू करते तो हो सकता है कि इंसान ज़्यादा मटेरियल यूज़ करे भाई उस विंग को बनाने के लिए, या ज़्यादा मटेरियल यूज़ करे, और हो सकता है कि भाई बनाए भी सही ना, हो सकता है भाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ना बने। अगर इंसान अगर 3 एरोप्लेन के विंग्स बनाता है तो भाई हो सकता है 2 एक जैसे हो, एक जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे बने। लेकिन 3D प्रिंटर अगर बनाएगा तो भाई वो वेस्ट को मिनिमाइज करेगा, मतलब जितना मटेरियल एक के अंदर लगेगा और दूसरे के अंदर भी उतना ही लगेगा, तीसरे के अंदर भी उतना ही लगेगा। इंसान बनाएगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मशीन बनाएगी तो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है हमारे पास, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव। अगर आप लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन करते हो ना तो ऐसा होता है कि भाई अगर आप मतलब अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो, उसकी सही R&D करके, मतलब सही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके करते हो, तो आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास, प्रोड्यूसेस लाइट बट स्ट्रॉन्गर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइपो है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोड्यूसेस लाइट बट स्ट्रॉन्गर पार्ट्स, ठीक है। तो लाइट पार्ट्स होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं पार्ट्स, ठीक है। मतलब लाइट वेट होते हैं लेकिन ड्यूरेबल होंगे। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। बेटा हर मटेरियल तो प्रोडक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होगा ना उसके अंदर, मतलब मुझे जो ना वो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होगा जो मेरा 3D प्रिंटर सपोर्ट करेगा, जिसके ऊपर वो जो ना कंपैटिबिलिटी होगी उसकी कि भाई वो प्रोड्यूस कर सके। अगर हर मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो हमारे पास जो है ना वो मसले आ सकते हैं, भाई हर 3D प्रिंटर हर मटेरियल के लिए कंपैटिबल नहीं होता। तो एक मसला क्या आ गया कि भाई इट इज़ लिमिटेड
देयर इज लिमिटेड चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है कि लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत दफा ऐसा होता है कि भाई इसको लोग लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो भाई ऐसा जरूरी नहीं कि लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन तुम करो तो वो कॉस्ट इफेक्टिव तुम्हें पड़े। भाई बहुत दफा ऐसा होता है कि चाइना की कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर काम करी, बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉइट करती है, वो बहुत सस्ते में प्रोडक्शन करती है। तो अगर मैं 3D प्रिंटर लगा के यहाँ पे अपने ऑफिस में काम करना शुरू कर दूँ तो ऐसा थोड़ी कि मैं उसकी कॉस्ट को बीट कर दूंगा, तो उसकी कॉस्ट अभी भी मुझसे कम होगी। तो ये होता है कि भाई लार्ज वॉल्यूम कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे ऑफ 3D प्रिंटर्स, ठीक है। सो अब हमारे पास बेटा अगली कुछ टेक्नोलॉजीज है 2D कटर्स और 3D कटर्स वगैरह, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज़ को। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना आउटपुट डिवाइसेस इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।